हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाला वीडियो में 200 क्वेश्चन का हम लोग आंसर देख चुके हैं। आज हम 201 नंबर देख रहे हैं। दोस्तों, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया और उस दंपति का एक का AB पॉजिटिव है, O नेगेटिव है। दोस्तों, एक गोद लिया है और जुड़वा बच्चा होता है, तो गोद लिया है उसका A और B है और तीसरा का O है। इसमें कह रहा है कि गोद लिए गए पुत्र का रुधिर वर्ग क्या होगा। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि अगर माता पिता का ग्रुप AB O हो तो बच्चा जो है A या B होगा। तो जो गोद लिया गया बच्चा है उसका तो AB होगा, तो बच्चा कौन? O बच्चा है, तो गोद लिया गया बच्चा का O पॉजिटिव होगा। दोस्तों, आप लोग याद किए होंगे, अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप O है तो बच्चा का ब्लड ग्रुप भी O होगा। अगर OA है तो बच्चा का OA ही होगा। अगर OB है तो OB होगा। OAB है तो अभी हम पढ़े हैं A और B होगा। डबल जैसे माता पिता का दोनों का ब्लड ग्रुप AA है तो उसका बच्चा का जो ब्लड ग्रुप होगा AO होगा। और दोस्तों, अगर A और B ब्लड ग्रुप होगा, A और B ब्लड ग्रुप होगा, इसमें चारों होने की संभावना है, A B AB। एक ही में जो है चारों होने की संभावना है, जिसमें माता पिता का ब्लड ग्रुप A और B हो, और A और AB हो तो तीनों होता है, A B और AB होता है। BB होगा तो BO हो जाएगा, BAB होगा तो तीनों होगा, AB होगा तो तीनों होगा। तो इस तरह से आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। तो दोस्तों, आनुवांशिकता की इकाई को जीन कहते हैं। अगर पदार्थ कहे तो DNA होगा। अगला क्वेश्चन है, AB रुधिर समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्त करते हैं। सही है। रुधिर AB की लाल रुधिर कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है और इसीलिए अन्य किसी रुधिर समूह के समूहन नहीं करते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि AB सार्वभौमिक है, ये बात सही है, और O जो है सार्वत्रिक है, यानी डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो AB में जो है ये जो एंटीजन होता है, दोस्तों एंटीजन जो है क्या होता है, एंटीजन दोस्तों AB में एंटीजन होता है, यहाँ नहीं दिया है इसलिए ये गलत हो जाएगा। यानी AB एंटीजन होता है और इसका एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। O में एंटीजन एब्सेंट रहता है, एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए जो है हम लोग इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी को ब्लड ग्रुप देते हैं तो एंटीजन ही चेक किया जाता है, एंटीजन से पता चल जाता है। तो A सही है, R गलत है। वर्णधाता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, लाल रंग दिखाई देगा, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल और हरा रंग में कंफ्यूज होता है। एक वर्णधाता पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णधाता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, पुत्री के पुत्रों में, माने ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो पुत्रियों के पुत्रों में ये लक्षण उत्पन्न होंगे, यानी बेटी के बेटा में। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में बताना है। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णवान नहीं है, इसका एक पुत्र और एक पुत्री हुई। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से एक कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है? संभावना है दोस्तों, पुत्र वर्णांध होगा किंतु पुत्री नहीं होगी। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक रोग होता है जो, तो दोस्तों ये गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्याधि आनुवांशिक रोग है? तो हीमोफीलिया जो है ये आनुवांशिक रोग है। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रुधिर किस वर्ग के होते हैं? तो अभी हम लोग चर्चा किए हैं, ये AB वर्ग के। दात्र कोशिका अरक्ता रोग किसके असमानता के कारण होता है? तो किसके असमानता के कारण होता है? तो RBC के कारण। अगला है, मेंडल द्वारा मटर के कितनी जोड़ी लक्षणों का चयन किया गया था? तो कितने जोड़ी लक्षण का? तो दोस्तों 7 जोड़ी का, जिसमें झुर्रीदार था, जैसे हरा पीला, पीला हरा, लाल हरा, इस टाइप का 7 जोड़ी लिए थे।
नवजात शिशु का लिंग किसके गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है? तो किसके द्वारा? तो दोस्तों ये पिता के द्वारा, क्योंकि पिता में XY गुणसूत्र होता है। हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में क्या नहीं होता है? तो दोस्तों हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में थक्का जमाने वाला प्रोटीन नहीं होता है। DNA फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसके पहचानने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये सभी हो जाएगा। दोस्तों DNA फिंगरप्रिंट 1984 में आया था और किसने लाया था ये आप लोग कमेंट कीजिए। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है? तो क्या संचारित हो सकता है? तो दोस्तों ये यकृत शोथ और HIV दोनों। निम्नलिखित तत्व समूह में कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? तो कौन सा? तो दोस्तों ये कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंग है? दोस्तों समजात अंग जो होता है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक होता है समजात, एक होता है समरूप। दोस्तों समरूप किसको कहते हैं? ऐसा अंग जो समान कार्य के कारण समान दिखाई देते हैं परंतु विकास और मौलिक रचना भिन्न होता है। यानी विकास और मौलिक रचना भिन्न होता है तो उसको क्या बोलते हैं? समरूप अंग बोलते हैं। काम सेम होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, तो जैसे कीटों के, पक्षियों के तथा चमगादड़ के पंख जो होते हैं उड़ने का कार्य करता है, लेकिन मौलिक रचना इसका भिन्न है, तो ये समरूप हो गया। लेकिन समजात किसको बोलते हैं? तो दोस्तों समजात जो है विकास और मौलिक रचना सेम होता है लेकिन कार्य अलग होता है। जैसे मछली, मेढक और सरीसृप पक्षी, ये सभी का जो है रीढ़ की हड्डी होती है और इसका जो है ये रीढ़ की हड्डी यानी इसका विकास और रचना सेम है लेकिन कार्य अलग अलग है। पक्षी के पंख और मानव के हाथ, घोड़े के अग्रपाद, ये सभी जो है समजात अंग है। यानी पक्षी के जो पंख है उड़ने के लिए काम आता है, मानव के हाथ और घोड़े का अग्रपाद जो है चलने के लिए काम आता है। जैसे हाथ से कोई भी काम कर सकते हैं, चलने के लिए नहीं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये विकास और मौलिक रचना सेम है लेकिन कार्य अलग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समजात अंग बोलते हैं। तो आप लोग समजात अंग समझ गए होंगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? घोड़े और आदमी का अग्रपाद समजात अंग। अभी हम एग्जाम्पल भी बोले हैं कि समजात अंग किसको बोलते हैं? जिसका विकास और रचना समान हो लेकिन कार्य अलग हो। और समरूप जस्ट इसका उल्टा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष अवशेषी अंग है? यानी शरीर में उसका कोई काम नहीं है, तो अवशेषी अंग कौन होता है? तो कर्णपेशी जो है अवशेषी अंग है। निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो डायनासोर का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो मोन्टाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन, तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन दिया था और इसने बताया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी। अगला है, डार्विन फिंचीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का कौन सा लक्षण इसे आनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने के लिए उपयुक्त बनाता है? तो द्विगुणित संरचना यानी डबल हेलिक्स मॉडल। सांप की 20 ग्रंथियां किसके समजात होती है? तो किसके समजात होती है? दोस्तों ये जो है ये कशेरुकियों की लार की ग्रंथियां होती है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं, तो किस बंधन से बंधे होते हैं? तो दोस्तों ये हाइड्रोजन बंधन होता है। अगला है, डिब्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों डिब्रीज ने ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रामक है? तो दोस्तों ये टाइफाइड जल संक्रामक है और यकृत शोथ ए जल संक्रामक रोग है। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है, जो क्या है? इसका आंसर रेट्रो विषाणु है। टीके के विशिष्ट रोग प्रतिरक्षी प्रोटीन के संश्लेषण के अभिप्रेरण द्वारा संरक्षण प्रदान करता है और शरीर में रोग प्रतिरक्षी के उत्पादन के लिए उत्तरदायी कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्तों उत्तरदायी कोशिका लसिका कोशिका होती है। मिलाना है और इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो एड्स जो है ये एलिसा परीक्षण होता है। प्लेग का क्या होता है? तो प्लेग से जो है वेसन स्टेशन परीक्षण होता है। एड्स, प्लेग, वेसन और विडाल जो है ये
ये होता है बिडाल टाइफाइड जो होता है बिडाल टेस्ट के द्वारा जांचा जाता है। अगला, युवा व्यक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित में से लक्षणों में से किस एक अधिकांशतः संबंध होती है? तो किससे अधिकांशतः संबंध होती है? तीव्र दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना से। निम्न में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? तो कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? एड्स संक्रामक बीमारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए स्वाइन फ्लू के वैश्विक प्रकोप के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट दिया है, संक्रमण का कारण भली भांति अभी निर्धारित नहीं है, ये गलत है। इसका जोखिम सुअर मांस खाने से होता है, ये सही है। पर ये इसका संक्रमित व्यक्ति से संपर्क द्वारा फैलने से प्रवृत्ति है, ये गलत है, संपर्क द्वारा नहीं होता है। प्रभावी उपचार या टीके का अभाव इसके वैश्विक देशांतरगामी महामारी का जोखिम है, तो ये सही है। तो 2 और 4 सही है। तो इसमें कौन हो जाएगा? 2 और 3 सही है। दोस्तों इसका आंसर 3 भी सही होगा। ये सुअर मांस खाने से होता है, ये तो सही है। इसके संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में भी फैलता है, क्या कि संक्रामक रोग है। प्रभावी उपचार टीका अभाव से इससे वैश्विक देशांतर महामारी का जोखिम बनता है। दोस्तों ये एरिया बेसिस पे हो जाता है, इसीलिए 2 3 सही है। अगला है, रूबेला वायरस का कारण है। तो रूबेला वायरस खसरा, रूबेला वायरस किससे क्या फैलाता है? खसरा। इन्फ्लुएंजा रोग होता है, तो ये विषाणु से होता है। और 235 में क्या है? तो दोस्तों मिलान है। कंजक्टिवाइटिस, ये प्रभावित अंग क्या है? तो दोस्तों प्रभावित अंग जो है आँख है। और डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस क्या है दोस्तों? ये त्वचा को प्रभावित करता है। गाउट जो है जोड़ को, और मेनिंजाइटिस जो है मेरे रज्जु को। इसमें मिलाना है। एनफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जो है ये कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया। एडिस मच्छर के काटने से जो है डेंगू होता है। सिक्का मच्छर से काला जार होता है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। क्या है कि ये एक ही टाइप का लगेगा, मच्छर एक ही टाइप का है लेकिन अलग अलग है नाम। प्लेग, दोस्तों प्लेग किससे होता है? तो दोस्तों प्लेग जो है किससे होता है? तो प्लेग जो है ये जीवाणु से होता है। प्लेग बैक्टीरिया डिजीज है। और एड्स जो है विषाणु से होता है। एड्स किससे होता है? विषाणु से। गंजापन जो है, गंजापन किससे होता है? कवक से। और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस युग की बीमारियों का कारण विषाणु है? तो किस युग के बीमारियों का कारण विषाणु है? पोलियो और बर्ड फ्लू। युग्म की, युग कहा गया, युग्म की। निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए अभी तक के कोई टीका उपलब्ध नहीं है? तो किस बीमारी के लिए? तो धनुस्तंभ बीमारी के लिए। प्रोगेरिया ग्रस्त लोगों का सबसे स्पष्ट प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो क्या है दोस्तों इसका? तो ये जलन की अपेक्षाकृत तेज दर्द देता है। मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के संचारण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। स्त्री से पुरुष में संचारण की संभावना पुरुष से स्त्री में संचारण की तुलना में दुगुनी होती है, ये गलत है, कोई इसका डाटा नहीं है। यदि व्यक्ति किसी अन्य यौन संचारित रोगों से भी पीड़ित हो तो संचारण संभावना सही है। इसके बाद सभी सही है, तो ये गलत है सिर्फ। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों दाद की बीमारी जो है फंगस बीमारी है, फंगस से होती है। सार्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पोलियो से। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया का वाहक है? दोस्तों मलेरिया का वाहक कौन है? तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर। टीका है, टीका क्या है? तो दोस्तों टीका जो है ये कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है। मानव के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? मस्तिष्क। प्रतिजैविक के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। दिया है किसके बारे में? प्रतिजैविकों के बारे में।
उन्हें रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गलत है, प्रतिजैविक इसका यूज नहीं होता है रोग को नष्ट करने का। उन्हें शरीर के अंदर के सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए त्वचा पर लगाया जाता है और निगला जा सकता है अथवा अंतः क्षिप्त किया जा सकता है। सही है। वे रोग पैदा करने वाले विषाणुओं के खिलाफ प्रभावी है। सही है। सबसे पहले आविष्कार किया जाने वाला प्रतिजैविक टेट्रासाइक्लिन है। ये भी सही है। तो 2, 3, 4 सही है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है अपेक्षाकृत वृद्ध लोगों में कर्क रोग अधिक आम होता है। कर्क रोग कारण क्या है दोस्तों? कारण इसका जो है उनमें अधिक मात्रा में उत्परिवर्तन संचित हो गए हैं। डी आंसर है। अगला निम्नलिखित में गैसों में से कौन सी एक रुधिर के हीमोग्लोबिन से आसानी से मिल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है किसी व्यक्ति के रोग के निदान के पश्चात चिकित्सा रोगों को लौह और फॉलिक अम्ल की टीका लेने की सलाह देना व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है? तो दोस्तों व्यक्ति जो है किस रोग से पीड़ित होने पे ये सलाह दी जाती है? तो ये अरक्ता। अगला निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है? नहीं है। तो यौन संचारित रोग नहीं है स्कॉर्बी, विटामिन सी की कमी से होता है। एड्स, चेचक और पोलियो में क्या समानता है? तो दोस्तों एड्स, चेचक और पोलियो में ये विषाणु द्वारा होता है। हीमोफिलस पर्ट्यूसिस द्वारा डैश रोग होता है। तो कौन रोग होता है? काली खांसी होता है। अगला निम्न में से क्या श्वसन संबंधी रोग है? तो श्वसन संबंधी क्या रोग है? तो ये सार्स है। निम्न में से किस रोग में जोड़ों में सूजन आती है? जोड़ों में सूजन किस में आता है? तो दोस्तों ये गठिया में आता है। अगला है कवक मूलीय जैव प्रौद्योगिकी को निम्नकृत स्थलों के पुनर्वास में उपयोग में लाया गया है क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में क्या होता है? तो दोस्तों सूखे का प्रतिरोध करने और अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने की क्षमता बढ़ती है। पीएच की अति सीमाओं के सहन करने की क्षमता बढ़ती है और रोगग्रस्त प्रतिरोधक की क्षमता आ जाती है। तो सही, तीनों सही है। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वो धनी होते हैं। तो किसका धनी होते हैं? तो दोस्तों ये जो है हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स का धनी होते हैं। 2 और 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। तो दोस्तों ये मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्र से संबंधित है। यदि मानव वृद्धि हार्मोन का उपयोग करके चूहे का आकार 8 गुना बढ़ा दिया जाए तो वह तकनीक क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह तकनीक जो है जीनीय अभियांत्रिक यानी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कहा जाता है। सही युग्म को पहचाने। तो दोस्तों सही युग्म को पहचानना है तो लाइसोजाइम जीवाणु है, बाकी बात सब गलत है। अगला है सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है। तो सीटी स्कैन प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरण। एवेस्टस धूल से क्या होता है? तो दोस्तों एवेस्टस धूल से फेफड़ा में बीमारी होती है। सीसा से जो है उधर पेट में गड़बड़ी होता है। पारा जो है ये रुधिर धाराएं है। कार्बन मोनोऑक्साइड से जो है मस्तिष्क प्रभावित होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है वो बताना है। यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है। सही है। यह मृदा में विद्यमान, मृदा में जब अंदर रहेगा तो ये कोई इफेक्ट नहीं करता। यह रुधिर संचार में व्यवधान पैदा करता है। यह कैंसर पैदा करता है। सही है। 1, 3, 4 सही है। प्रदूषकों और के बारे में बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो है केंद्रीय नर्वस सिस्टम को क्षति पहुंचाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड को क्या करता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है क्या करता है दोस्तों? तो ये श्वास संबंधी रोग पैदा करता है। धूलकण से कैंसर होता है। शीशा से लीवर और किडनी क्षति होती है। तो बी आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभावी पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका क्या कारण है? तो इसका परावैज्ञानिक किरण कारण है। अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जैव गैस मुख्यतः क्या होती है? तो दोस्तों जैव गैस मुख्यतः जो है मीथेन होती है। विदित है कि वायुमंडल कुछ परतों में बांटा हुआ है। निम्नलिखित परतों में से किस एक में हीलियम गैस की संयोजकता प्रतिशत अधिकतम है? तो बहिर्मंडल में।
वातावरण में O2 की उत्पत्ति के पश्चात मीथेन और अमोनिया खत्म होने शुरू हो गए और O2 ओजोन परत में निर्मित होते हैं। तो दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या भी सही है। O2O3 ओजोन का फॉर्मूला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत क्षयकारी है? तो किससे है जो इफेक्ट करता है ओजोन परत को? तो सभी हो जाएगा तीनों। स्वचालित वाहनों से निकली वाली कार्बन मोनोऑक्साइड O2 का शरीर में परिवहन किस कारण से रोकती है? तो किस कारण से रोकती है? तो ये हीमोग्लोबिन के साथ अस्थायी पदार्थ बनाकर। निम्नलिखित में से क्या ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो दोस्तों ये CFC, CO2, CH4, NO2 है। फ्रिज से निकलने वाली CFC वातावरण के किस भाग में जाती है? मान किस भाग में भाग जाती है? तो ये समताप मंडल में ओजोन परत को प्रदूषण करता है। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूल घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर है, तो कितना है? DO, जिसको बोलते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो ये 4 से 6। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म खतरे में पड़ी प्रजाति को दर्शाता है? तो कौन सा? तो दोस्तों ये बेंटिक्रिया निकोबेरिका तथा रेड पांडा। जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा है? तो तालाब में उल्टा होता है। लाइकेन क्या है? सहजीवियों का है। पारिस्थितिकी की घटकी उत्पादक क्रम कौन है? तो मैग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। सबसे ज़्यादा मैग्रोव में पारिस्थितिकी होता है, इसके बाद महासागर, घास स्थल और झील। अगला है मुर्गी पालन में, तो मुर्गी दाना होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए होता है? तो किसका उपयोग रेशम कीटों के? तो शहतूत का। 2011 के पशुओं में होने वाले किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था? तो ये किस बीमारी के लिए? तो रिंडर पेस्ट के लिए। ये सब है। ये क्वेश्चन अच्छा है, देख लीजिए। एपिस मेलिफेरा, तो दोस्तों एपिस मेलिफेरा यूरोपीय मधुमक्खी का नाम है। एपिस कोलोरिया, तो ये छोटी मधुमक्खी। एपिस डॉर्सेटा, तो ये चट्टान मधुमक्खी। और एपिस इंडिका भारतीय मधुमक्खी। कर निम्न जीवों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा जैव उर्वरक के लिए प्रयुक्त होता है? तो जैव उर्वरक के लिए नॉस्टक प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण परिणाम स्वरूप ये कह रहा है कि जब हम अनाज को रख रखाव करते हैं तो उससे अफ्लाटॉक्सिन नाम से माने कुछ विषाणु पैदा ले लेता है, और ये जो सामान्यतः भोजन पकाने पर भी ख़त्म नहीं होता। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो दोस्तों अफ्लाटॉक्सिन जो है ये फफूंदी द्वारा उत्पादन होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीविका खेती का उदाहरण है? तो जीविका खेती का उदाहरण क्या है? तो स्थानांतरित जुताई। भारत में निम्न में से कौन सा पादप हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो हरी खाद के रूप में अलसी का प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र तो कहाँ है? तो ये राजा हमुंदरी में है। केंद्रीय ड्रग्स आएगा तो लखनऊ चले जाइएगा, लखनऊ हो गया। चावल अनुसंधान कटक है और केंद्रीय फसल अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम है। अब निम्नलिखित में से कौन सा पादप मिश्रित फसलीकरण हेतु प्रयोग के लिए उपयोग माना जाता है? उपयोग के लिए उपयोग माना जाता है चना। प्राकृतिक मोम प्राप्त होता है, तो प्राकृतिक मोम जो है एपिस डॉर्सेटा से प्राप्त होता है। कीट के किस भाग में लाख का संवरण होता है? तो किस भाग में लाख का संवरण होता है? लाख की ग्रंथियां जो कीट के शरीर पर पाई जाती है, ये होगा। स्विट्जरलैंड की एक प्रजाति को दूध की रानी क्यों कहा जाता है? क्यों अधिक दूध देती है। स्वर्णिम रेशा किससे निर्देशित होता है? तो स्वर्णिम रेशा ये जूट को कहते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सब्जी के लिए उसको क्या ओलोरिकल्चर कहते हैं। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो माल्टेस मिलता है। फलों के मीठे स्वाद किसके कारण? फ्रुक्टोज के कारण। अगला, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो दोस्तों जैव ईंधन जो है ये जेटोफरा से प्राप्त होता है। कुछ तिलहनों को उनके तेल में कोई परिवर्तन बिना लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है, किस कारण से? तो उसमें प्रतिऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो क्यों खराब होगा। किस पादप के पत्तियों को बीड़ी के खोल तेंदु का यूज करते हैं। मलेरिया रोधी दवाई किस पादप से प्राप्त होती है? तो सिंकोना से। तो दोस्तों टोटल 300 क्वेश्चन हो गया। इससे पहला वीडियो 200 क्वेश्चन किए थे।
और ये 100। तो आप लोग ये दोनों कर लीजिएगा। बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर उसको सही कर दीजिएगा। ये आप जानते हैं कि साइंस में बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो टोटल साइंस का क्वेश्चन 20 है, तो लगभग 10 से ऊपर इसमें क्वेश्चन आएगा। तो अगर ये दोनों वीडियो आप देख लेते हैं तो 10 क्वेश्चन आपका सुरक्षित होगा। चलिए दोस्त, थैंक यू।